गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम की मार्फत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में, फ़न के किसी न किसी शोबे में एक ख़ास मकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हम इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो कनाडा में रहती हैं और मिसेस साउथ एशिया कनाडा का अवार्ड पा चुकी हैं। 2011 में उनको फेस ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। वो एक्टर हैं, वो सिंगर हैं, वो टेलीविज़न शो की होस्ट हैं और बहुत से आयाम हैं उनकी पर्सनैलिटी के, जो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत स्वागत है ज्योति शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल साहब, और जितने भी गुफ्तगू के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत थैंक यू और टेक वन चैनल का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे आपके जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके साथ रूबरू होने का मौका दिया। आई एम रियली ऑनर्ड। मुझे लग रहा है आप होस्ट हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए इसकी शुरुआत कैसी हुई? आपने गाना शुरू किया, अब किस तरह से, कहाँ से आपने गाने की तालीम ली, या इस तरह के जो पब्लिक के प्रोग्राम्स हैं, एक्टिंग या डिबेट्स? हाँ जी, कहते हैं ना कि जो आर्ट होता है, जो कला होती है, एक तो आप शौक़ से सीखते हैं, एक होती है ज़बरदस्ती सिखाई जाती है। लेकिन जो ज़बरदस्ती सिखाई जाती है वो सीखा नहीं जाता उसमें। लेकिन एक होती है वो कुदरत की देन, कह लीजिए भगवान की देन होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो गॉड गिफ्टेड थी, कहीं ना कहीं वो मेरे खून में थी, क्योंकि मेरी मॉम को बहुत शौक था गाने बजाने का। और उनके साथ अक्सर मैं बचपन में जब लेडी संगीत के प्रोग्राम्स होते थे मोहल्ले में कहीं पर भी रिलेटिव्स में, तो मैं ज़रूर उनके साथ जाती थी। तो ढोल की बजती थी, फिर वो बिल्कुल तो जितने भी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते थे या पर्टिकुलर रिदम होता था, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते थे, तो वो सुन के कहीं ना कहीं मेरे भी अंदर वो एक जुनून था सुनने का, सीखने का, बोलने का, गाने का, गुनगुनाने का। सो बचपन से ही स्टेज से एक मेरा बहुत प्यारा रिश्ता रहा है। स्टेज परफॉर्मेंसेस मैंने स्कूल टाइम से ही बहुत सारी की हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो काफ़ी एक्टिव रहती थी। अपने स्कूल टाइम में भी डांस की परफॉर्मेंसेस होती थी, तो इसी चलन को लेकर आगे चलती गई। और एक एम था शुरू से, एक सपना था कि मैं टीवी पे, बड़े पर्दे पे अपने आप को देखूं, दुनिया मुझे जाने, अगर मैं दुनिया से जाऊं, रुखसत हूं, तो दुनिया मेरे नाम को पहचाने की कोई इंसान गया है दुनिया से। होता ही नहीं कोई भी। YouTube खोल के आप पुराने देखते जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा यादें ताज़ा रहती हैं, राइट। तो मैं चाहती थी कि मैं अच्छी यादें छोड़ के जाऊँ, किसी को अच्छे पल दे के जाऊँ, और जो मेरी अंदर की एक सेटिस्फैक्शन है वो वैसे तो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट जो होता है कभी सेटिस्फाई नहीं होता। जो आर्टिस्ट सेटिस्फाई हो गया वो आर्टिस्ट नहीं है। सो आई थिंक सीखने की जो एक चाह है वो मरते दम तक रहनी चाहिए इंसान के अंदर। किसी से आपने फॉर्मली सीखा है? जी, मैंने ग्रेजुएशन जो किया है वो म्यूज़िक वोकल में की है। अच्छा, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉलेज था, काफ़ी अच्छी तालीम दी जाती थी। कहाँ पे आपका जन्म हुआ, थोड़ा ये बताएं। बिल्कुल। और जम्मू से आपका क्या रिश्ता है? मैं ये कहूँगी कि मैं पंजाब की बेटी हूँ और जम्मू की बहू हूँ। अच्छा। सो मेरा जो बर्थ हुआ है वो लुधियाना पंजाब में हुआ था। फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद ट्रांसफ़र होके उनकी गुरदासपुर में वो सेटल हो गए। बेसिकली फादर हिमाचल के थे, लेकिन वो शुरू से पंजाब में ही रहे। सो पंजाब में ही मैं बॉर्न ब्रॉट अप हुई, वहीं स्टडीज़ हुई मेरी। और जो मेरी ग्रेजुएशन हुई वो मेरी जलंधर HMV कॉलेज से हुई। सो कॉलेज टाइम में भी काफ़ी मैं एक्टिव थी वहाँ पर, थिएटर, ड्रामा वगैरह। काफ़ी मुझे शौक़ था कि मैं हमेशा इन चीज़ों में एक्टिव रहूँ, और काफ़ी अवार्ड्स विन करने का भी उस टाइम मौका मिला मुझे। हाँ जी। उसके बाद फिर शादी आपकी जम्मू में हुई? बिल्कुल, शादी मेरी जम्मू में हुई। सो एक अंदर से एक जुनून था कि अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने का, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का, एक्टर्स डायरेक्टर्स को मिलने का। तो शादी, ग्रेजुएशन हुई और शादी हो गई, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद टूट गई। लगा कि अभी शादी हो गई, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ कर नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ अपनी फैमिली का, अपने लॉज का, अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझा, मुझे आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में उड़ीसा में पोस्टेड थे। तो वहाँ पर रहकर भी मैंने वहाँ के जो क्लब था, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, वहाँ मैं सेक्रेटरी रही, सिखाया भी, खुद भी परफॉर्म किया। तो उसको कहीं ना कहीं मैंने ज़िंदा रखा, अपने टैलेंट को, अपने जुनून को। और मीनवाइल बाहर जाने का मौका बन गया फिर, और उस जुनून को लेकर हम बाहर चले गए।
कनाडा में तो ऐसे ही पंजाबी माहौल है चारों तरफ, इसलिए आपको बड़ा वहाँ पे एक फर्टाइल ग्राउंड मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कह लीजिए कि जैसे ही हम लोगों ने फ़ॉरेन का हमारा बनाया पीयर, हमने अप्लाई किया, मेरे हस्बैंड ने, हमारा थोड़ा डिले हो गया क्योंकि काफ़ी उस टाइम हादसा हो गया था अमेरिका में 2011 के टाइम में, सो जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, 7 इयर्स डिले हो गया हमारा। तो हमने उम्मीद छोड़ दी कि हम नहीं जा पाएंगे बाहर। तो लेकिन जब जैसे 7 इयर्स के बाद हमारा बना जाने का, हम गए, तो कह लीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरा जन्म मिल गया, मेरे सपनों को दूसरा जन्म मिल गया। मुझे लगा कि मैं जो चाहती थी इंडिया में रहकर वहाँ नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ अगर मैं वो सब कर सकती हूँ। तो वहाँ मुझे नेचुरली है कि जब आप ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, नई कंट्री है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, वहाँ पर एक्सेंट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, तौर तरीके डिफरेंट हैं, थोड़ा हार्ड हुआ बहुत शुरू में। जॉब के साथ साथ पहले दिन ही मैंने सर्च करना शुरू कर दिया वहाँ जाकर कि यहाँ लोकल चैनल्स कौन से हैं, मीडिया कौन सा है, डांस अकेडमीज़ कौन सी हैं। सो काफ़ी सर्च करने के बाद ये पता चला कि वॉलंटियर काम करना पड़ता है इस फील्ड में यहाँ पर। फिर मैंने पैसे वैसे नहीं देते? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने जॉब साथ में शुरू की अपनी, और जॉब के नाइट जॉब होती थी मेरी, सो नाइट जॉब करनी, दिन में बच्चों को स्कूल भेजना, फिर खुद भी सर्च करना, पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा देखना। वीकेंड्स पे फिर मैंने एक एकेडमी है वहाँ पर, डांस एकेडमी, पंजाबी गिद्दा वगैरह कल्चर डांसेस सिखाए जाते हैं। मैंने उनके साथ एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर लिया उनको। मैंने वहाँ पर फोक डांस सिखाना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन्होंने मुझे पे नहीं किया, बाद में उन्होंने पे करना शुरू किया ओवरली मुझे, और मेरी एक पहचान बननी शुरू हो गई। और शुरू में जो मेरी पहली जॉब थी वो टिम हॉर्टन्स की जॉब थी, कॉफ़ी शॉप की जॉब थी। नाइट जॉब होती थी, और वहाँ पर सारे काम करने हमने, कस्टमर सर्विस भी करनी, और जितना भी वहाँ का हाउस कीपिंग का वो भी हमने देखना। तो कहीं ना कहीं मन में सोच आती थी लोगों को गाड़ियों में आते देखना, तो उम्मीद जागने की, यार इंडिया में इतनी अच्छी लाइफ थी, इतना ऐशो आराम था, यहाँ किधर आ गए, कहाँ आ गए हम? वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प भी थी, सब कुछ और यहाँ हम क्या ये करने आए हैं, हम ये तो करने नहीं आए। तो मेरी मंजिल तो कुछ और है, मुझे तो कुछ और करना है, तो मुझे तो अपना नाम बनाना है, काम भी करना है। एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड, जब आपने वहाँ पे गाना शुरू किया, जब बचपन में आप गाते थे, जैसे आप लेडी संगीत में गाते थे, या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या अपने स्कूल में गाते थे, उस वक्त क्या गाते थे आप? कुछ जैसे उस वक्त सुरिंदर कौर जी बहुत अच्छा गाती थी, या पंजाबी में उस वक्त वही एक माहौल था। बिल्कुल, मॉम कोई याद है आपको उस टाइम का कुछ गाना? बिल्कुल, मेरी मॉम सुरिंदर कौर के गाने बहुत गाती थी। अच्छा। तो फेमस लट्ठे दी चादर, जो कि आज भी जिंदा है वो गाने, आज भी वो एकदम हर बच्चे की जुबान पे रहता है गाना। लट्ठे की चादर, काला डोरिया, साडा चिड़ियां दा चंबा, मत्थे ते चमकन वाल। हाँ, कुछ गुनगुनाएं, हम दर्शकों को हम सुनाएं कि लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। तेरी माँ ने रिन्निया गंदला, तेरी माँ ने रिन्निया गंदला, असा मंगिया तां पै गईयां दंदला। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया। क्या बात है। जब आप बाहर जाते हैं, हाँ जी, हम यहाँ पे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, चाहे वो हम बंगाल में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे जम्मू में हो, या टू सम एक्सटेंट पंजाब में भी, हम अपना कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करते हैं। हाँ, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं। लेकिन जो एनआरआईज होते हैं, जब आप बाहर जाते हो, अपने मुल्क से बाहर जाते हो, तो सडनली आपको अपनी रूट्स की तलाश शुरू हो जाती है। आप चाहते हो कि हम अपनी रूट्स को फिर से रिवाइव करें और वो चीज़ें फिर से करें। हाँ, यही कुछ हद तक कनाडा में भी माहौल है, जहाँ पे बहुत सारे मल्टीकल्चरल कंट्री है वो। हाँ जी, इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे, और पंजाबी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा है। तो हाँ जी, वहाँ पे नए सिरे से एक रिवाइवल हो रहा है पंजाबी कल्चर का, जिसका आप पार्ट बने वहाँ जाके। बिल्कुल। अच्छा,
इससे आगे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ जाकर उस कल्चर का हिस्सा बन रही हूँ। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में रहकर हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाहर मुल्कों में लोग रह रहे हैं, अपने साउथ एशियंस रह रहे हैं, वो अपने कल्चर को संभाल के रख रहे हैं, वो उतना ही अपने कल्चर को अलाइव रख रहे हैं। आज हम कनाडा में अगर बसते हैं तो वहाँ पर हमारे कल्चर की, हमारी इंडिया की कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है जो वहाँ पर नहीं मिलती। वहाँ पर अपने इंडियंस ने अपने कल्चर को इतना लाइव रखा है, चाहे वो शादी ब्याह के मौके ले लीजिए, शगुन शास्त्र ले लीजिए, सेलिब्रेशंस ले लीजिए, तीयों का मेला ले लीजिए, सावन का मेला ले लीजिए, डांडिया नाइट ले लीजिए, नवरात्र, होली, दिवाली, हर त्यौहार वहाँ पर पूरा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और इवन वहाँ पर जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको उन्होंने लाइक बच्चों को स्कूल में अप्रूव किया गवर्नमेंट की तरफ से। और जो अपनी हिंदी क्लासेस, हिंदी लैंग्वेज की क्लासेस वहाँ टेम्पल्स में करवाई जाती हैं, क्लासिकल डांस की क्लासेस करवाई जाती हैं। लेकिन इस तरीके से हमारे कल्चर को वहाँ पर हमारे ही जो साउथ एशियंस लोग हैं, नागरिक हैं जो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने उसको ज़िंदा रखा है और पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़िंदा रखने की। और कहीं ना कहीं मेरी भी कोशिश रही है कि मैं अपने कल्चर को वहाँ ज़िंदा रखूँ, लेडी संगीत के ज़रिए, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के ज़रिए, और अपने टीवी प्रोग्राम्स यहाँ जो अपने मैं होस्ट करती हूँ, मेलाज शोज़ होस्ट करती हूँ, उसके ज़रिए मैं ज़िंदा रखूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि घर में हम लोग अपनी भाषा बोलें, अपनी लैंग्वेज बोले, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है। और बाहर हमें पता है कि ठीक है हमें ऑफिशियली इंग्लिश बोलनी है, राइट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि किसी भी अच्छी चीज़ की जो शुरुआत है, चाहे अपने कल्चर को ज़िंदा रखना है या अपने कोई अच्छी चीज़ बाहर लेके जानी है, तो उसकी शुरुआत घर से होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ में कामयाब हो रहे हैं बाहर रह के। अच्छा, आपने वो गिद्दा, आपने कहा मैंने गिद्दा की क्लासेस लेनी शुरू की, और वहाँ पे जो आपका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ, जो वीडियो सॉन्ग आपका रिलीज, वो भी गिद्दा नॉन स्टॉप। हाँ, गिद्दा नॉन स्टॉप। बिल्कुल। वो थोड़ा गुनगुना के हमें सुनाए, वो क्या था वो मेरा पहला वीडियो सॉन्ग था जो मैंने रिलीज़ किया। और अक्सर जब मैं लेडी संगीत के प्रोग्राम, मैंने नॉर्थ अमेरिका वाइज और लास्ट टाइम मैंने इंडिया में भी आकर अहमदाबाद में अपना एक शो करके गई थी, तो लोगों ने मुझे कहना शुरू किया आप अपना एक वीडियो रिलीज़ करो, आप इतना अच्छा गाते हो, गुनगुनाते हो, तो एक अपना रिलीज़ करना चाहिए आपको। तो मुझे भी आया कि चलो करके देखते हैं। तो दिलखुश थिंड रिकॉर्ड्स ने उसको रिलीज़ किया था। दिलखुश थिंड का म्यूज़िक था उसमें, गुरविंदर बराड़ के लिरिक्स थे उसमें। और मैंने जो पहले 2 गीत चूज़ किए वो मैंने कल्चर सॉन्ग चूज़ किए, शादी से रिलेटेड, क्योंकि मैं ज़्यादा उन्हीं लोगों से डील करती हूँ, अपने कल्चर को मैं बढ़ावा दे रही हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ इस तरह के पहले लेकर आने चाहिए गाने। तो उसी गाने की 2 लाइनें ज़रूर आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहूँगी। ज्योति गिद्दा नॉन स्टॉप सॉन्ग है, आप यूट्यूब में भी इसको देख सकते हैं। उसी की 2 लाइनें आपके लिए। कम तंदे नू नबेड़ो, आजो भोली कोई छेड़ो, उतो लाह के रजाइयां छड्डो खाट नी सयो, गिद्दा पैना नॉन स्टॉप सारी रात नी सयो, गिद्दा पैना नॉन स्टॉप सारी रात नी सयो, ओ गिद्दा पैना नॉन स्टॉप सारी रात नी सयो। मम्मा ते मम्मी ने बना के जोड़ी नच दे, मासी ते मासड़ भी तूड़ा देखो पट दे, कुवाली आई जावे गिद्दे च पुचार, आजो सारी रात नहीं सयो। क्या बात है, थैंक यू। तो लोग जब आप ये गाते हो तो लोग वहाँ पे सारे उठ के फिर डांस करने लगते हैं। बिल्कुल। और एक माहौल बन जाता है। पंजाबी जो आजकल भी जो म्यूजिक चल रहा है, हाँ, उसमें बीट बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक रिदम बहुत इम्पोर्टेंट, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो लॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। हर जगह बीट जो है वो पंजाबी सॉन्ग इज नोन फॉर। बल्कि यूरोप में मैं एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिनीवा में, वहाँ पे पूरी रात वहाँ पे लोग डांस करते रहते हैं, हाँ, सोते नहीं, वो फेद जिनीव उसको बोलते हैं। और वहाँ पे कम से कम
12-13 स्टॉल ऐसे थे जहाँ पे पंजाबी गाने चल रहे थे, लाइक नोबडी कुड अंडरस्टैंड। वहाँ पंजाबी पॉपुलेशन बहुत कम है, इट्स अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ इंडियंस बहुत कम है स्विट्जरलैंड में। लेकिन कहते हैं ना कि म्यूजिक की कोई भाषा हाँ, नहीं होती। वो बीट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस बीच वहाँ पे एक एशियन टेलीविजन नेटवर्क है, उनका टेलीविजन चैनल है, आपने वहाँ पे जाके प्रोग्राम्स होस्ट करना शुरू किया। हाँ जी। वो कैसे हुआ? हाउ वाज दैट पॉसिबल? वो भी कह लीजिए कि जब भी कोई काम होता है तो उसमें कोई ना कोई इंसान जरिया बन के आता है। जैसे जरिया बन के आए विनय जोशी जी, जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। कल मैंने ऑनर्ड फील किया, प्राउड फील किया कि मुझे रोटरी क्लब जम्मू सिटी ने कल ऑनर किया, मुझे बुला के इतना मान सम्मान, इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे। उसके लिए रियली मैं थैंक्स करती हूँ आप सबका, रोटरी क्लब का। और इसी तरह से वो ज़रिया बने मेरे अपने लिसनर्स, मेरे व्यूअर्स, जो मेरे फॉलोअर्स हैं सारे, उन्होंने हमेशा मुझे मैं रेडियो प्रोग्राम वहाँ पर मैंने एक शुरू किया था अपना, रेडियो म्यूज़िक मस्ती। मेरा 1 आवर का शो होता था, रेडियो शो, जो कि सिना रेडियो 1650 AM, बड़ी फेमस फ्रिक्वेंसी है साउथ एशियन वहाँ पर। तो उस पर मेरा अपना शो होता था। तो जब लिसनर्स ने सुनना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आप अपना टीवी पे क्यों नहीं ट्राई करते, यहाँ पर एक ATN टेलीविज़न है, उस पर आप ट्राई करें। उनके पास कोई हिंदी होस्ट नहीं है अच्छी। तो मुझे लगा इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर हैं, वो सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, वहाँ के पहले पुराने ब्रॉडकास्टर हैं, तो मैं कहाँ से सिलेक्ट हो जाऊँगी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं अप्लाई, क्या पता कब किस्मत चमक जाए। तो मैंने बैठे बैठे रिज्यूमे अपना सेंड कर दिया और दूसरे दिन ही मुझे कॉल आ गई उनकी। और मेरे लिए खुशी का वो ठिकाना ही नहीं था मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सपनों को पर लगने वाले थे, जो मेरी एक बचपन की चाह थी स्क्रीन पे देखने की अपने आप को। तो मैंने इंटरव्यू के लिए गई और इंटरव्यू में उन्होंने कुछ सवाल जवाब मेरे से किए, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो वो बोलती कल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, कल तो मैं इतना जल्दी कैसे करूँ, मुझे वहाँ से सारा करना पड़ेगा रैप अप। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फरवरी में आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, डन। सो फरवरी मंथ में मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही कुछ महीनों बाद मुझे टॉयफा अवार्ड्स हुए थे वहाँ पर 2013 में वैंकूवर में। वो मुझे 1 वीक के लिए कवर करने का मौका मिला। बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर्स वहाँ पर आए, उर्मिला मैतोंडकर, आरबाल की, काफ़ी नामी लोग वहाँ पहुँचे थे, उनके मुझे इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला। तो मेरी कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश जो बचपन की एक थी वो पूरी हो गई। कहते हैं ना कि सपने देखने चाहिए, सपनों को देखना छोड़ना नहीं चाहिए, और सपनों को दिल से सोचना चाहिए, दिल से देखना चाहिए, क्योंकि वो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और जब आप एक चीज़ के लिए रोज़ सोचते हो ना, सुबह शाम उठते हुए सोते हुए कि मैंने ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आप बातें भी बहुत अच्छी करती है और आप गाती भी बहुत अच्छी है, मगर अब ये डिलेमा है कि आपसे बातें करेंगे, आपसे गाने सुने। मैं आप चाहता हूँ एक और गीत आपसे आप हमारे दर्शकों को ज़रूर मौका मैं सुनाती हूँ। आप ये बताइए कि आपको बीट सॉन्ग सुनना है, आपको सैड सॉन्ग सुनना है, आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनना अच्छा है? नहीं, बीट यहाँ पे बजता नहीं ना, उसका मजा नहीं आता बीट के। यहाँ पे ड्रम्स होने चाहिए पूरा वो। बिल्कुल। मैं आपको सुरिंदर कौर जी का ही गाना सुनाती हूँ, इन अखियाँ। इरशाद। इन अखियाँ छुपावा किवे कजलावे, अखियाँ च तू वसदा, इना अखियाँ च पावा किवे कजलावे, अखियाँ च तू वसदा। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप मुझे बताएं, टेलीविज़न हो गया, म्यूज़िक हो गया, अब फिल्मों में आएंगे। आपने फिल्म लाइन में कैसे गए आप? फिल्म कह लीजिए, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप दिन रात उस चीज़ को सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की तरफ से वो चीज़ खुद चल के आपके दरवाजे पर आ जाती है। सो कॉलेज टाइम में भी मैंने काफ़ी थिएटर किया, नेशनल लेवल पर मैंने ड्रामाज किए, प्लेज किए, काफ़ी अवार्ड्स उसमें विन किए। और कनाडा में जाकर भी मैंने 3 प्ले जो है लाइव मैंने खेले थे। मैंने अनारकली इन कनाडा, उसमें मेरा मेन रोल था। कुछ करो यार, पाली भूपिंदर जी का लिखा हुआ ड्रामा, मैंने वो भी खेला। तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों ने वहाँ देखा हुआ था थिएटर करते हुए भी। तो ऐसा हुआ कि मैं पार्टी के लिए रेडी हो रही थी अपनी फैमिली के साथ, अचानक कॉल आती है एक। तो वो मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे ड्रामा में देखा था, मेरा एक्ट देखा था, तो कहते हैं कि ज्योति यहाँ पर ना एक टीम आई हुई है, तो वो एक करैक्टर रोल के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को, तो उनको कोई भी मिल नहीं रहा सही बंदा, तो मुझे तुम्हारा ध्यान आया कि तुम कर सकती हो उस रोल को, तो तुम करना चाहोगी? तो मैंने कहा
अंधा क्या नेकी कर पूछ अंधा क्या मांगे 2 आंखें। तो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर, मैंने कहते फिर अभी जाओ उनके पास, तुम अभी मिलो, ये एड्रेस है, ये नंबर है। मैं कहा ठीक है। हम लोग पूरी फैमिली वैसे ही पार्टी के लिए रेडी हुए थे, हम वैसे ही निकल गए, उनके घर चले गए। बात हुई उनसे, वो कहते कि 1 वीक की यहाँ पर होगी शूटिंग और 1 मंथ की जो है इंडिया में होगी, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप डोंट वरी। तो कहते ठीक है, कल से आपका फिर शूट शुरू है। तो सारा वो डन हो गया, इतना जल्दी हुआ कि दूसरे दिन शूट शुरू हो गया। तो उसकी 1 वीक की जो हमारी शूटिंग थी वो वहीं थी, और 1 मंथ के लिए यहाँ पंजाब में उसकी शूटिंग डन हुई। सो बूटा सिंह उसके डायरेक्टर थे, वो एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी फिल्में बॉलीवुड में एज ए एक्शन डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्ट की हुई हैं। और इसमें योगराज जी थे, जतिंद्र को मैम थे, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला मेन कैरेक्टर रोल में, और इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। और कच्चे धागे फिल्म जो आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं, उसके प्रोमोज आप यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। हाँ जी। वहाँ पे बहुत सारे इंडियन जो नामी ग्रामी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वो वहाँ पे जाते रहते हैं कनाडा में, वहाँ पे अपने शोज़ करते रहते हैं। वहाँ पे चूँकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है साउथ एशियंस का, और वो लाइक करते हैं वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के शो। तो आपको किसी के साथ काम करने का, मिलने का, या इस तरह के जो यहाँ से सिंगर्स जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कहती हूँ कि ये कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था। एक मजरूर सुल्तानपुर जी का बहुत अच्छा शेर है, जानबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बढ़ता गया। तो इसी तरह से मेरी जो सपने थे उनमें जो वो रंग लाते गए ये सारे लोग, जब वो वहाँ पर आते थे तो उनसे कभी इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिलता था, जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, अदनान सामी हो गए, राहत फ़तेह अली खान हो गए, सुखविंदर सिंह वहाँ पर आए। तो उन्होंने मुझे, जब उनको पता चला कि मैं गाती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला गा के दिखाओ। वहाँ ऑडिशंस चल रहे थे उनके शो के लिए, तो उनको ना अपने जैसे साथ में को सिंगर्स चाहिए थे उनको बैकग्राउंड के लिए, है ना, तो वो कोरस के लिए, है ना। तो सुबह से वो ऑडिशंस ले रहे थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू डन किया था 1 दिन पहले। तो मैं दोबारा उनका कुछ मेरे पास CD था, तो मुझे चैनल ने बोला कि आप उनको वापस कर देना। मैं देने गई तो किसी ने बता दिया कि मैं गाती भी हूँ, तो वो मेरे पीछे पड़ गई, नहीं अभी तुम्हें गा के सुनाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही सुनाया तो वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे, और उसके बाद बोले तुम मेरे साथ गेस्ट अपीयरेंस करोगी स्टेज पर। तो मैं एकदम से हक्की पक्की रह गई कि सुबह से लोग आए हुए हैं, उनको किसी को मौका नहीं मिला, और मुझे आते ही मौका मिल गया। सो मेरे लिए बहुत ये अच्छी बात थी। तो फिर उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया, और मैं स्टेज पर उनके साथ थोड़ा सा मैंने लाइंस गुनगुनाई, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ गा रही हूँ। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हाँ बहुत जी। अच्छा गाते हैं। और इसके साथ साथ मलकीत सिंह, चीमा जी, उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला काफ़ी बार। राजू श्रीवास्तव गए थे, सुनंदा शर्मा गए थे, उनके लिए उनके स्टेज मुझे होस्ट करने का मौका मिला। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, मीका सिंह, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। और बड़े बड़े मेले फेस्टिवल जो नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, जहाँ पर 6-6 हज़ार की गैदरिंग होती है, 7-7 हज़ार की गैदरिंग होती है, उन इतने बड़े बड़े इवेंट्स को मुझे होस्ट करने का मौका मिला है, और आज भी मैं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मैं थैंक्स करती हूँ अपने व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे एनर्जी मिली, और उसी एनर्जी को लेकर मैं हमेशा पेश करती हूँ। अच्छा, ये बड़ा एक अनफेयर क्वेश्चन है जो हम कभी किसी मेल गेस्ट से नहीं पूछते, ये फीमेल गेस्ट से। इस सबके बीच आप फैमिली को कैसे मैनेज करती है? बिल्कुल। वैसे ये मेल से भी पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। पर मुझे पता है मेल से पता क्यों नहीं पूछते, क्योंकि पता है कि मेल सिर्फ घर का काम नहीं करते, वो सिर्फ खाते हैं और बाहर का काम करते हैं। करते हैं घर का काम। खैर, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कुछ करना ज़िंदगी में, कुछ बनना, तो आप अपनी चीज़ों को अपने आप स्केड्यूल कर लेते हैं। आप घर वालों को भी कन्विंस कर लेते हैं। घर वाले या फैमिली वाले आपका तभी साथ देते हैं, तभी कन्विंस्ड होते हैं, जब उनको लगता है कि वाकई में आपके कुछ अंदर है जुनून कुछ करने का, और वाकई में आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर रही हैं जो जिसमें उनका नाम होगा, बदनाम नहीं होंगे वो, राइट। सो अक्सर मैं ये कहती हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो इसी चीज़ को लेकर मैं चलती की, और जैसे मुझे पता है कि घर का डिनर अगर मुझे बनाना है या लंच बनाना है, तो मुझे उसके लिए अर्ली उठ के अपने करना पड़ रहा है काम, तो मुझे करना है। अगर मुझे लंच ब्रेकफास्ट बना के अपने काम पर निकलना है, अगर मैं घर वालों की ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, उनके काम टाइम पे पूरे कर रही हूँ, और साथ में अपने काम को भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ये सारा हमारे अपने हाथ में होता है कि अपनी चीज़ों को हमने कैसे स्केड्यूल करना है। जहाँ हम अगर 6 घंटे सोते हैं, अगर हम 4 घंटे सो लें, 2 घंटे अपने कामों को दे दें, तो मुझे लगता है कि अपने आप चीज़ें सारी हैंडल हो जाती हैं।
तो ये है कि दिमाग, सोच की बात है कि सोच में अगर है कुछ करना है तो अपने आप चीज़ें आपकी सारी स्केड्यूल हो जाती हैं। बच्चों को भी आप देख लेते हैं, अगर मैं घर में नहीं तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, अगर मेरे हस्बैंड घर में नहीं है तो अब मुझे बच्चों को कितने बजे कहाँ छोड़ना है या उनको कैसे डील करना है उनके साथ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके मुझे अपने काम कैसे करने हैं। आई थिंक ये हमारे अपने ऊपर होता है, अपनी सोच के ऊपर होता है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को टाइम पे करते हैं। वीकेंड्स पे मान लीजिए अगर मैं घर पे हूँ तो मैं टीवी कभी, जब से मैं कनाडा गई हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज तक टीवी नहीं देखा बैठ के, कोई नाटक नहीं देखे, कोई फिल्म नहीं देखी। हाँ, फिल्म मैं देखती हूँ, जब कोई अच्छी फिल्म आती है तो हम थिएटर में जाके फैमिली के साथ देखते हैं, लेकिन कभी ऐसे बैठ के नहीं देखती मैं, क्योंकि मेरे को होता है कि वो जो टाइम अगर मैं घर पे हूँ, मेरे पास फ्री है, तो मैं उसमें अपनी क्लीनिंग कर लूँ, मैं खाना बना लूँ, मैं अपने कपड़े जो मैंने पहन के जाने हैं उनको रेडी कर लूँ, अगर बच्चों को कुछ चाहिए मार्केट से लाना है तो उनको ला के दे दूँ, ग्रॉसरी करनी है तो वो कर लूँ। तो आई थिंक ये अपने ऊपर है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को और लाइफ को मैनेज करते हैं। अच्छा, कनाडा में साउथ एशियन ओरिजिन के बहुत सारे सिंगर हैं और भी, जैसे एक पाकिस्तान की मुसरत नज़ीर हैं, उनका बड़ा वो मैरिज सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हुए थे एक टाइम पे। कभी आपका कभी इंटरेक्शन होता है बाकी सिंगर्स या बाकी एक अर्चना जलाली हैं जम्मू की, उनके फादर यहाँ प्रिंसिपल थे म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज में, और इस तरह के बहुत सारे, कभी इस तरह का इंटरेक्शन होता है आपके बाकी जो साउथ एशियन आर्टिस्ट हैं या सिंगर्स हैं वहाँ पे जो सेटल्ड हैं? जो वहाँ पर सेटल्ड हैं उनके साथ अभी तक तो नहीं हो पाया मेरा इतना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और जो हमारी टोरंटो का एरिया है ज़्यादा, वहाँ पर पंजाबी जो यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं, सिंगर जाते हैं, एक्टर्स जाते हैं, उनसे मिलने का मौका ज़रूर मिला है, लेकिन वहाँ पर जो सेटल्ड है उनसे कभी मिला नहीं। चाहती हूँ कि कभी मिले उनके साथ मौका मुझे भी। मुझे लगता है कि जो वहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो काफ़ी पुराने आर्टिस्ट हैं, कई बार तो वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहते या बताना नहीं चाहते कि हम यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग मेरे जैसे उनसे मिलना चाहें, उनके इंटरव्यूज़ करना चाहें, उनसे बातें करना चाहें। तो आई थिंक एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम चाहते हैं कि हम दुनिया की भाग दौड़ से दूर हटकर कहीं रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है ये भी केस हो सकता है कि जिसकी वजह से हमें वो उतना दिखते नहीं है वहाँ पर। लेकिन कोशिश करूँगी कि इन फ्यूचर अगर उनसे मिलने का मौका मिले तो ज़रूर मिलूँगी। एक गीत और सुनेंगे हम आपसे। ज़रूर। प्रोग्राम का वक्त जो है हमारा बहुत अब कम रह गया है, मैं जाते जाते मैं चाहता हूँ आप एक अच्छा सा गीत हमें, हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल। मेरा जो लास्ट ईयर एक और गीत आया था वंगा, जो कि देवर की शादी से रिलेटेड है, सो वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया। उसका वीडियो भी आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं, तो उसकी 2 लाइनें ज़रूर आपके लिए सुनाना चाहूँगी। मेरे दियोर दा विआह नी मैनू गोडे गोडे चाह, अज पागा नाल गया दिन खुशियां दा आ, नाल नचदियां मेरे नी जठानी ते ननान। मारा ताड़ी उत्ते ताड़ी वंगा टुटे टुटे जहान, मारा ताड़ी उत्ते ताड़ी वंगा टुटे टुटे जहान। जदों कगरा कुमावा नी मैं पल ना खलोवा, बोली उत्ते बोली पावा, तूड़े अंबरा च उड़े जदों कगरा कुमावा, इंजो पावे नी भुले खाजी में आ गया तूफान। हमारा ताड़ी उत्ते ताड़ी, हमारा ताड़ी उत्ते ताड़ी वंगा टुटे टुटे जहान, हमारा ताड़ी उत्ते ताड़ी वंगा टुटे टुटे जहान। थैंक यू। क्या बात है। So, yeah. ज्योति जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छे गीत हमारे दर्शकों को सुनाए। हम अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरफ आप जा रही हैं, जिस रास्ते पे आप चल रही हैं, आपको कामयाबी मिले, आप और ज़्यादा ऊंचा नाम कमाएं और हम और बड़े पर्दों पर आपको अक्सर देखते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज का गुफ्तगू प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।